दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय अग्निवीर के बारे में बात करेंगे और वो विषय इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो गया कि अभी हाल में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र के जो संपादक हैं, उन्होंने इसके बारे में एक कमेंट कर दिया। उनसे एक कार्यक्रम में सवाल किया गया कि इस्राइल जैसी स्थिति जो सुरक्षा चुनौती है, अगर वो भारत में पैदा हो जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसके जवाब में केतकर साहब ने कहा कि अग्निवीर योजना की कल्पना ऐसी ही आकस्मिक यानी इमरजेंसी को ध्यान में रखकर की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना है, जिन्हें संकट आने पर तैनात किया जा सके। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो कि इससे पहले किसी भी संतरी और मंत्री ने नहीं कहा। तो ये जो कमेंट आया है इसके बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? देखिए, ये डॉक्टर जो राम अग्निवीर पुनियानी का। योजना, जी धन्यवाद। सलीम साहब, ये जो अग्निवीर योजना है, ये मेरे ख्याल से काफी कोई बहुत पहले सोच से नहीं की गई। और अगर आप 6 महीने में, 4 साल में किसी को के लिए इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो इतनी लंबी ट्रेनिंग के देने की क्या जरूरत है जो आर्मी में रेगुलर देते हैं। और इनको एक तरफ से इतने छोटे पीरियड में 6 महीने में कितना ट्रेन कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि इनके जीवन से खिलवाड़ होगा। उस पर आने के पहले ये बता दूं कि हमारे देश की सुरक्षा का जो सवाल है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। और दूसरी बात ऐसी है कि इसराइल एक अलग प्रकार का देश है जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रामक है। और वो जैसे पैलेस्टीनियन लोगों के अधिकारों को दबाना चाहता है। हमारे सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। हमारे सामने तो मुख्य समस्या ये है कि हमारे बॉर्डर्स ठीक ठाक रहें। और हमारी सेना ने पिछले 3 युद्धों में बता दिया कि वो कितनी कैपेबल है। जैसे 1971 का वॉर देखिए, उसके पहले 1965 का वॉर देखिए, और पहला 1948 में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो ऐसा कोई संकट भारत पे है नहीं जिसका मुकाबला वो ना कर सके। ये बात और है कि 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, तो उस समय हमारी सेना प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था और चाइना की तरफ से खतरा होगा इसके बारे में सोचा नहीं गया था। जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, मुझे लगता है कि ये हमारी सेना की तैयारी को कमज़ोर कर सकता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग अभी हमारी आर्मी को मिलती है, वो एकदम परफेक्ट है। उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम देते हैं और ट्रेनिंग अच्छी होती है। अब इसका दूसरा भाग देखिए कि जो व्यक्ति केवल इस छोटी सी ट्रेनिंग के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के समय उसकी उम्र कोई 22-23 साल, 24 साल होगी, तो आगे 24 साल से लेकर पूरी जिंदगी वो क्या करेगा? क्योंकि हमारे कुछ राज्यों के नौजवान अपना जीवन आर्मी में बिताने के लिए वो पूरी तैयारी करते हैं। पर ये छोटी नौकरी के बाद जीवन भर वो क्या करेंगे, ये एक बहुत समस्या का विषय है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होंगे? क्या ये हमारे देश के रेगुलर आर्मी के साथ मिलकर देश को और प्रगतिशील, समृद्ध बना सकेंगे क्या? इसके बारे में मुझे पूरा पूरा डाउट है। और डॉक्टर साहब, ये जो जो केतकर साहब ने कहा कि इनको जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि देश के अंदर जो इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो जाए, तो ये लोग हालाँकि रेगुलर नहीं होंगे, लेकिन ये कि इनकी सेवाएँ उस सर्कल में हासिल की जाएँगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी। हाँ, तो देखिए, हमारे देश के अंदर की भी जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास होम गार्ड हैं, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और मिलिट्री हमारी इतनी सक्षम है। तो उसमें ये मानना कि ये अग्निवीर के सिपाही उसमें कुछ योगदान करके हमारी अंदरूनी व्यवस्था को ज़्यादा सुधारेंगे, ये विश्वसनीय नहीं लगता। अब अंदरूनी प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं इधर दंगा हो गया, इधर दंगा करवा दिया, उधर दंगे फसाद करवा दिए, वो एक ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और अभी बीच में छत्तीसगढ़ के आसपास ये जो नक्सलाइट्स का जिसको समस्या कहते थे, उसके लिए भी हमारी आर्मी ने काफ़ी जो किया, तो सक्षम है। तो अग्निवीर इसमें क्या जोड़ सकते हैं?
अग्निवीर इसको कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर साहब हैं, संपादक प्रफुल्ल केतकर साहब, इन्होंने जो ये दावा किया कि अग्निवीर के जरिए से हम संकट की सूरत हाल में देश को बचाएंगे और इसीलिए ये योजना बनाई गई, बल्कि उन्होंने उसका उद्देश्य ये बता दिया। लेकिन एनडीए में शामिल एक पार्टी है जनता दल एस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कुमार स्वामी साहब, जो उसके नेता हैं। तो उन्होंने अग्निवीर के बारे में ये कहा था कि ये योजना सेना को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधीन लाने की का एक प्रयत्न है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सेना को आरएसएस के नियंत्रण में लाने और सेना से निकलने वाले 75%, यानी ये अग्निवीर 75% निकल जाएंगे 10 लाख में से, का उपयोग करने की योजना है और इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने एक सवाल किया था कि क्या अग्निपथ योजना अग्निवीर बनाने के लिए उन्हीं उपायों को लागू करने की एक चाल है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान की तरफ से लगाया गया था। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनके आरोप में बहुत सच्चाई है, क्योंकि आप अगर देखें तो आरएसएस लगातार कोशिश कर रही है कि देश की पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में और सेना में अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मिलिट्री स्कूल भी खोले हैं, जैसे भोसला मिलिट्री स्कूल। वहाँ से जो रिक्रूट आते हैं उनको पूरा पूरा हिंदुत्व की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा में ये रंगने की कोशिश करते हैं और बाद में वो मिलिट्री में आते हैं। तो अग्निवीर के माध्यम से ये ज़्यादा उनके लिए आसान रहेगा, क्योंकि अग्निवीर के पास जो ट्रेनिंग देंगे और बाद में जो उनका टाइम रहेगा वो राष्ट्र सेवा के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे आरएसएस उनको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो उनके कुमारस्वामी जी जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है, और ये बात पहले भी दूसरे लीडर्स ने भी कही है कि इसके पीछे आरएसएस का उद्देश्य यही है कि इन अग्निवीरों को अपने साथ जोड़ के अपनी जो उनकी वैसे भी शाखा में लाठी ठीक सिखाते हैं, अभी उनके पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो मिलिट्री ट्रेनिंग में थोड़ा सा शिक्षित पा चुके हैं, शिक्षा पा चुके हैं। तो उससे आरएसएस की जो ताकत है पहले से और भी मजबूत हो सकती है। डॉक्टर साहब, केतकर और कुमार स्वामी तो बहरहाल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है अग्निवीर योजना से, लेकिन ये योजना जो है वो हमारे रक्षा मंत्री ने बनाई है, राजनाथ सिंह साहब ने। अब ये देखिए कि वो उसका जो उद्देश्य बताते हैं वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। वो ये कहते हैं कि ये जो योजना है ये राष्ट्र निर्माण में सहायक के रूप में इसको देखना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि ये जो है देश के लिए सुरक्षा वीर बनेंगे, बल्कि देश के लिए समृद्धि वीर भी बनेंगे, यानी ये देश को समृद्ध बनाने में भी योगदान करेंगे। और इनको जो शिक्षा और कौशल और अनुशासन और दूसरे गुणों से वो किया जा रहा है, तो उससे जो है वो पूरा देश जो है वो लाभदायक होगा और सारे लोग उनको देख के प्रेरित होंगे। तो ये जो अग्निवीर को जो है वो सुरक्षा वीर और समृद्धि वीर बनाने की बात है, इसका क्या मतलब? देखिए, इसमें किस प्रकार की समृद्धि होगी ये तो मेरी समझ के बाहर है। समृद्धि से हमारा मतलब दो प्रकार का होता है। एक तो हमारी जो आर्थिक विकास हो, या लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलें। तो इन लोगों को तो जो नौकरी मिलेगी तो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो समृद्धि वीर बनने का तो कोई सवाल नहीं है। ये थोड़े सालों तक नौकरी करके उनको रिटायर कर दिया जाएगा, तो समृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक सुरक्षा वीर की बात है, ये थोड़े दिनों के लिए मिलिट्री में रहेंगे, और हमारी मिलिट्री तो वैसे ही मेरे ख्याल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है, और हमारा बहुत बड़ा बजट मिलिट्री के लिए जाता है। मिलिट्री के पास पूरे साधन हैं, नए नए सब जो
विमान, नए-नए हथियार हमारी आर्मी के पास हैं, तो उससे ये थोड़े टाइम के रहने वाले अग्निवीर ये उसमें कितनी मदद कर पाएँगे, ये मेरी समझ के बाहर है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह के ये जो दोनों दावे हैं, वो कुछ सच्चाई के नज़दीक हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात कही जाती है कि चूँकि इन लोगों को पेंशन नहीं मिलती और जो सैनिकों पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उसके मुकाबले अग्निवीर पर जो सरकारी खज़ाने का खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा। और इसलिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये बेसिकली जो है वो खर्च बचाने की एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें फ़ौजी भी उपलब्ध रहें और उनको जो हमेशा के लिए सरकार को उनके ऊपर जो खर्च करना पड़ता है उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद या फुल रिटायरमेंट के बाद, उसके जो है वो सरकार की बचत हो जाए। तो इससे वो इंडिविजुअल तो व्यक्तिगत तौर पे समृद्ध नहीं होगा, लेकिन देश तो समृद्ध होगा, देश के खज़ाने में पैसा ज़्यादा होगा। और देखिए ये देश के खज़ाने का पैसा बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये देखिए कि जो अग्निवीर के रूप में आएँगे, उनमें से 75% तो अपना जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, तो बाद में वो क्या करेंगे? आखिर में सरकार का उद्देश्य होता है कि सब लोगों को नौकरी मिले, जीने का साधन मिले। तो ये लोगों का अगर जीने का साधन नहीं रहेगा, तो समृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुख्य रूप से कोई व्यक्ति अगर 4-6 साल में रिटायर हो जाता है, तो जो नंबर क्या करेगा? दूसरी नौकरियाँ मिलना तो आसान नहीं है। सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि नौकरियाँ कम हो रही और आप देख रहे हैं कि देश में बेकारी का जो दर है, वो पहले से बहुत ज़्यादा है और पहले से इसीलिए कल मोदी जी का जन्मदिन बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये लोग बाद में क्या करेंगे, लेकिन अभी कुछ जुलाई में और अगस्त में 2 ऐसी घटनाएँ घटी कि जिसने पूरे देश को चौंका जी, दिया। जी, 25 जुलाई की एक खबर है कि पंजाब के जी। मोहाली में एक इशमीत सिंह नाम का आदमी पकड़ा गया। वो एक गिरोह का सरदार था जो लोग लूट-पाट की घटनाएँ करते थे। और उनको जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो जो है वो एक अग्निवीर है और वो बंगाल में तैनात था। वो छुट्टी पे आया, तो छुट्टी पे आने के बाद वो वापस ही नहीं गया। आते-आते रास्ते में वो उतरा और कानपुर से उसने जो है वो कुछ पिस्तौल वगैरह खरीद ली और उसके बाद उसने अपनी एक गैंग बनाई और लोगों को लूट-पाट करने लगा। तो रिटायरमेंट का भी मतलब 4 साल पूरे करने का भी इंतज़ार इशमीत सिंह ने नहीं किया। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख़्याल से ये घटना इस योजना का आउटकम है, क्योंकि इसमें जो जाएगा लड़का उसको पता है कि बस कुछ हमारी नौकरी तो टेम्पररी है, तो दूसरे रास्तों की तलाश करेगा। तो ये दोनों घटनाएँ आप जो कह रहे हैं, ये वैसे तो शर्मनाक घटनाएँ हैं, पर इसके पीछे ये बात निश्चित है कि इस प्रकार की टेम्पररी योजना के कारण कई लड़के जो उसमें शामिल होंगे, उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार आ सकते हैं, आना नहीं चाहिए, आ सकते हैं कि भई हमको अपने जीने का कोई और साधन ढूँढना है, तो उसी में से कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो कई होते हैं, तो उनकी अपराधी प्रवृत्ति और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने तो ट्रेनिंग ली हुई है हथियारों में, उनको सब चीज़ों का नॉलेज है, तो वो उस नॉलेज का, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके वो गैर कानूनी चीज़ें करने में भी ज़्यादा उनको आसानी होगी। डॉक्टर साहब फ़ौज की जो ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर सिर्फ़ टेक्निकल प्रशिक्षण नहीं होता, सिर्फ़ बंदूक चलाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि और भी बहुत जी, कुछ जी। सिखाया जाता है। उनको अपनी वर्दी की इज़्ज़त का बहुत ख़्याल होता है और वो जो नमक की बात है, परचम की बात है, उसके लिए जान लड़ा देने की बात है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो है वो इनकलकेट की जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि फ़ौजियों के ज़रिए से कभी अ, हालाँकि वो ट्रेन्ड होते हैं, वो सक्षम होते हैं, लेकिन उनके ज़रिए से इस तरह की अपराध की घटनाएँ कभी हमको दिखाई नहीं देती, जिस तरह से कि माहौली में हो गया और जिस तरह से कि भोपाल में हो गया कि एक आदमी ट्रेनिंग में छुट्टी पे आया अपनी बहन के यहाँ और उसने जो है वो 50 लाख की चोरी कर ली। तो सवाल ये है कि ये जो फ़ौजी ट्रेनिंग है,
जिसके अंदर के एक सैनिक का जो है वो उसकी सोच बदलती है, उसका अप्रोच बदलता है। वो अगर इन 4 साल के नौकरी में पूरी नौकरी ही 4 साल की है, उसमें अगर किसी नौजवान को ना मिले और उसके बाद वो अचानक बेरोज़गार हो जाए 4 साल के बाद, लेकिन ये कि उसको असलहा चलाने की और हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल गई है, तो वो बेचारा क्या करेगा? देखिए, जब ये लोग पूरी ट्रेनिंग पाकर, पूरी नौकरी करके रिटायर होते हैं, तो ये संतुष्ट होते हैं। आर्थिक रूप से इनकी स्टेबिलिटी रहती है। आर्थिक रूप से इनको कोई तंगी का इतना सवाल नहीं होगा। जबकि 4 साल की नौकरी के बाद तो ये लड़का तो शुरू से ही सोचेगा, इसके बाद मेरा भविष्य क्या है? और हथियारों की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो इसमें गलत रास्तों पर जाने की संभावना ज़्यादा है। जबकि जो आदमी लड़का ज़्यादातर पूरी नौकरी कर चुका है, वो एक तरीके से आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ठीक-ठाक होता है और उसको इस प्रकार की सोच आने का कोई सवाल नहीं उठता। जबकि टेम्परेरी कोई रहे, तो वो यही सोचेगा कि मैं आगे कर क्या करूँगा? और ये सोच में जब उसको अंधकार दिखेगा, तो वो गलत रास्ते पे उनमें से कई लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि इससे पहले 5 जन्य के एडिटर ने एक एडिटोरियल लिख दिया ज़ात-पात के ऊपर और उसके बाद फिर आरएसएस को उसके ऊपर घूम-जाओ करना पड़ा। अब ये ऑर्गेनाइज़र के एडिटर ने जो है वो अग्निपथ पे इतनी बड़ी बात कह दी जबकि सरकार खुद ये कह रही है, संसद में कह चुकी है कि इस योजना पर जो है वो हम पुनर्विचार कर रहे हैं। सेना के अंदर भी जो है वो इस पर ऑफ़िशियली मतलब ये इस पर स्टडी हो रही है कि इस अग्निवीर की योजना का सेना के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, जिस पर के खुद सेना चिंतित है, जिस पर के कुछ सरकार चिंतित है और वो जो है इस पर पुनर्विचार करने की सोच रही है। और दूसरी तरफ जो है वो ऑर्गेनाइज़र के एडिटर साहब जो है वो उसको इतने बड़े उससे जोड़ देते हैं कि इसका एक ख़ास उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। तो अब ये जो नई कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी की है तो इससे सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, सरकार को वैसे तो सरकार पुनर्विचार की दिशा में जा रही है, क्योंकि ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट एनडीए की है, उसमें कई कोएलिशन पार्टनर्स ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना का विरोध कर चुके हैं। तो सरकार पर 2 प्रकार के दबाव रहेंगे। एक तो आरएसएस और पंचजन्य की जो विचारधारा चल रही है, उसका दबाव रहेगा और दूसरी तरफ उसके कोएलिशन पार्टनर्स, उसके जो सहयोगी हैं, उन दलों में इसका विरोध है। तो मेरे ख्याल से ये योजना इसको स्क्रैप करना ज़रूरी है, इसको बंद करना ज़रूरी है। ऐसा इनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव तो रहेगा, पर आरएसएस तो बीजेपी का गुरु है, तो इसलिए उसके जो मुखपत्र में बात है, उसको भी सीरियसली लेना चाहेंगे, पर वो बात अभी हो नहीं सकेगी क्योंकि बीजेपी अभी मेजॉरिटी में खुद होकर नहीं है। खुद होकर मेजॉरिटी में ना होने से उसको अपने कोएलिशन पार्टनर्स की बात सुनना पड़ेगा, जिसमें से कई कोएलिशन पार्टनर्स इसका विरोध कर चुके हैं। तो ये तो वक्त की बात है, आगे वक्त बताएगा क्या हो रहा है। पर इतनी बात निश्चित है कि सरकार के सामने दोनों प्रकार के दबाव रहेंगे। एक आरएसएस का जो उनके मुखपत्र के रूप में आया है और दूसरा कोएलिशन पार्टनर्स का। ये दबाव के बीच में सरकार को चुनना पड़ेगा कि ये योजना को कम कम किया जाए या इस योजना को चलने दिया जाए ऐसे ही जिस रूप में वो है। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रोफ़ेसर राम पुरियानी साहब से एक बहुत ही गंभीर विषय पर अग्निपथ योजना या अग्निवीर का जो है वो भविष्य, इस पर बातचीत की इसलिए कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम न सिर्फ़ देश की सुरक्षा पर बल्कि इस देश में जो दूसरी समस्याएँ बेरोज़गारी वग़ैरह की समस्याएँ उस पर भी पड़ने वाली हैं। तो हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक़्त निकाला। हम आइंदा भी इनसे इस तरह के विषय पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।